स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का विषय है मानवीय मस्तिष्क एक जादुई पिटारा। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। खोपड़ी की चहारदीवारी में जो लिबलिबासा पदार्थ भरा है उसका विश्लेषण करने पर वैसा ही आश्चर्य होता है जैसा कि ब्रह्मांड की रहस्यमयी क्षमताओं पर दृष्टिपात करते समय। यह संरचना अद्भुत है। यूं शरीर के जीवकोश भी कम रहस्यमय नहीं हैं, पर उनकी प्रधानता शारीरिक गतिशीलता बनाए रहने तक सीमित है। उन्हें प्रकृति का प्रतिनिधि कह सकते हैं। मस्तिष्क का दर्जा उनसे कहीं ऊंचा है। वह ब्रह्मांडीय चेतना अर्थात परमात्मा का प्रतीक है। शरीर पदार्थ विज्ञान है तो मस्तिष्क ब्रह्मा विज्ञान। स्वभावतः गरिमा चेतना की ही मानी जाएगी, क्योंकि शरीर की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष गतिविधियों पर उसी का नियंत्रण है। इतना ही नहीं, मस्तिष्क जिस व्यापक चेतना केंद्र के साथ आदान प्रदान स्थापित करने में समर्थ है, उसे देखते हुए यही कहा जा सकता है कि परमात्मा और आत्मा के बीच विद्यमान एकात्मता की तरह मस्तिष्क भी विश्व चेतना के साथ अविच्छिन्न रूप से जुड़ा रहने के कारण उतना ही सशक्त है। विज्ञान के विद्यार्थी के लिए प्रकृति के रहस्योद्घाटन की तरह ही समझने योग्य मस्तिष्कीय विचित्रता का क्षेत्र भी है। उसे समझा जा सके और सन्निहित संभावनाओं का थोड़ा भाग भी हस्तगत किया जा सके तो प्रकृति संपदा के पर्वत जुटा लेने की तुलना में वे मुट्ठी भर चेतनात्मक उपलब्धियां अधिक सुखद एवं श्रेयस्कर सिद्ध हो सकती हैं। चेतना विज्ञान का नाम ही ब्रह्मा विज्ञान है। सामान्य जीवन में शरीर यात्रा भर के नगण्य से प्रयत्न चलते रहते हैं, फलतः उस छोटे काम के लिए मस्तिष्क का तनिक सा अंश ही काम में आता है। जो प्रयुक्त न हो वह निष्क्रिय रहेगा ही। यही कारण है कि सर्वजनीन मस्तिष्कीय क्षमता को समूचे समुद्र में से भरे गए एक चुल्लू के बराबर समझा जा सकता है। शेष को समझने, उभारने और अपनाने का प्रयत्न किया जाए तो मानवीय वैभव को आज की तुलना में असंख्य गुना अधिक बढ़ाया जा सकता है। मस्तिष्कीय विकास की बिजली कभी कभी कौंधती है तो आश्चर्यचकित ही रह जाना पड़ता है। जो संयोग उपलब्ध हुआ उसे प्रयत्न पूर्वक उगाने उभारने की पूरी गुंजाइश है। आवश्यकता लगनशील प्रयत्नों की है। पदार्थ विज्ञान द्वारा भौतिक उपलब्धियां भी इसी मार्ग पर चलते हुए हस्तगत हुई हैं। यह मार्ग आत्मिक विभूतियों के उपार्जन में भी क्रियान्वित होता है। अमेरिका के अल्बामा राज्य में गार्सडेन नगर के समीप एक इसी प्रकार का आध्यात्मिक शक्ति संपन्न युवक फ्रैंक रेंस रहता था। उसे सिर्फ अंग्रेजी ही आती थी। इस युवक की विशेषता यह थी कि आप दुनिया की कोई भी भाषा उसके सामने किसी भी लहजे में बोलें, वह आपके साथ साथ उसी लहजे में धारा प्रवाह बोलता चला जाएगा। एक शब्द के बाद दूसरा कौन सा शब्द बोला जाएगा यह उसे खुद ब खुद मालूम हो जाता था और एक सेकंड का भी अंतर किए बिना वह सारी बातें उस व्यक्ति के साथ साथ बोलता चला जाता था। देखने में ऐसा लगता था मानो एक ही ग्रामोफोन से स्टीरियो की तरह दो लाउडस्पीकर जुड़े हुए हों। टीवी के कुछ कार्यक्रमों में फ्रैंक रेंस ने गाने भी गाए। गीत साथ वाले गायक की स्वर लय से मिलाकर इस प्रकार गाया मानो फ्रैंक को वह गीत पहले से ही आता हो। एक अन्य अवसर पर रेंस का लोलोब्रिगिडा नामक एक महिला से पाला पड़ा। वह अनेक भाषाएं जानती थी, किंतु फ्रैंक उन सभी भाषाओं को उसी प्रकार दोहराता गया जैसे वह महिला बोल रही थी। लोलोब्रिगिडा ने कुछ बनावटी शब्द भी कहे जिनका न तो कोई अर्थ था और न ही वे किसी भाषा से संबद्ध थे, पर फ्रैंक ने उन्हें ज्यों का त्यों दोहरा दिया। वैज्ञानिकों के लिए अतीन्द्रिय क्षमताएं चुनौती और गुत्थी बनकर खड़ी हैं, जो उनके वैज्ञानिक नियमों को ऐसे लांघ जाती हैं जैसे वायु बहुमंजिली इमारतों को। इटली का गियोवानी गलांती रात के अंधेरे में ऐसे पड़ता जैसे सूरज की रोशनी में सामान्य आदमी।
जम्मू शिक्षा विभाग के एक कर्मचारी गोपी कृष्ण साधारण हिंदी पढ़े थे, छोटी कक्षाओं के अध्यापक थे। एक बार उन्हें लगा कि वे कई भाषाएं जानते हैं। तब से वे जर्मन, फ्रेंच, ग्रीक, अरबी, संस्कृत आदि कई भाषाओं में न केवल वार्तालाप करने लगे, वरन भावभरी कविताएं भी रचने लगे। इस विलक्षण उभार के संबंध में अनेक अनुसंधानकर्ताओं ने खोजबीन भी की है। स्कॉटलैंड के जेम्स क्रिस्टन ने 12 वर्ष की आयु में अरबी, ग्रीक, यहूदी तथा फ्लेमिश सहित विश्व की 12 भाषाएं सीख ली थीं। ब्लेस पास्कल ने 12 वर्ष की आयु में ध्वनिशास्त्र पर निबंध लिखकर सारे फ्रांस को आश्चर्य में डाल दिया। जॉन फिलिप वेरोटियर को 14 वर्ष की आयु में ही डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की उपाधि मिल गई। उनकी स्मरण शक्ति इतनी तीव्र थी कि जो पढ़ते सुनते उन्हें याद हो जाता और वे हूबहू वैसा ही सुना देते। ट्रिनिटी कॉलेज का एक विद्यार्थी अपने अध्ययन काल में ही एक दूसरे मैरीलैंड कॉलेज में प्रकृति विज्ञान का प्रोफेसर नियुक्त हो गया। वह पढ़ता भी रहा और पढ़ाता भी। नियुक्ति के समय कुछ डिग्रियां 2 वर्ष के भीतर प्राप्त कर लेने की शर्त उस पर लगाई गई थी। वह उसने समय से पूर्व ही पूरी कर दी, साथ ही अपने कॉलेज की पढ़ाई भी यथावत जारी रखी। लेबनान के केंटुकी नगर का मार्टिन जे स्पेल्डिंग 14 वर्ष की आयु में प्रोफेसर बना। उन दिनों वह सेंट मैरीज कॉलेज में विद्यार्थी था, किंतु गणित संबंधी उसकी अद्भुत प्रतिभा को देखते हुए उसे उसी कॉलेज में उस विषय के प्रोफेसर की जिम्मेदारी भी सौंप दी गई। बड़ा होने पर उसे बाल्टीमोर के आर्चबिशप के पद पर प्रतिष्ठित किया गया। हॉलैंड लेडन का जॉन डाइस्की पूरे 17 वर्ष का भी नहीं होने पाया था कि उसे इंग्लैंड के राजा किंग जेम्स प्रथम ने राजकीय धर्मोपदेशक नियुक्त किया। तब तक वह न केवल धर्मशास्त्र का विशेषज्ञ बन चुका था, वरन हिब्रू और यूनानी भाषाओं में भी प्रवीण था। सेना में भर्ती होते समय मार्कलिस डी नैना, जिसकी आयु मात्र 8 वर्ष की थी, इतनी छोटी आयु में उसने यह प्रवेश नियमानुसार नहीं, अपनी विशिष्ट प्रतिभा का प्रमाण देकर पाया था। उसने पूरे 52 वर्ष तक फ्रांसीसी सेना में काम किया। इस बीच क्रमशः ऊंचे पदों का अधिकारी बनते बनते फील्ड मार्शल बन गया था। इसी पद पर सेवा करते करते उसकी मृत्यु हुई। निवृत्ति के नियम उस पर लागू नहीं किए गए। इंग्लैंड के रोज पब्लिक स्कूल में फिलिप हैरिंघम तब विद्यार्थी ही था, पर विद्यालय की प्रबंध समिति ने उसे पढ़ते रहने के साथ साथ हेडमास्टर का पद संभाल लेने के लिए भी सहमत कर लिया। तब वह मात्र 16 वर्ष का था। उसने अपनी शिक्षा जारी रखी और सौंपी गई जिम्मेदारी भी भली भांति निभाई। एक अंग्रेज कवयित्री अपनी 18 वर्ष की आयु में ही इतनी ख्याति प्राप्त कर चुकी थी कि उस आयु में नियम के विरुद्ध भी संसद सदस्यता के लिए खड़े होने पर उसे भारी बहुमत से सफलता मिली। अमेरिकी पॉल मार्फी ने स्नातकोत्तरी परीक्षा ही नहीं, वकालत की पदवी भी 19 वर्ष की आयु में प्राप्त कर ली। इन दिनों परीक्षा देने में आयु का कोई प्रतिबंध नहीं था, इसलिए प्रवेश और उत्तीर्ण होने पर तो ऐतराज नहीं उठा, पर कानून की डिग्री देते समय विश्वविद्यालय ने उस पर विशेष प्रतिबंध अंकित किया कि वह 21 साल का होने तक वकालत का व्यवसाय न कर सकेगा। शिकागो विश्वविद्यालय के संस्थापक विलियम रेने हार्वर जब 12 वर्ष के थे, तभी उन्होंने माध्यमिक शिक्षा पूरी करके ओहियो कॉलेज में प्रवेश पा लिया था। कानूनी वयस्कता प्राप्त होने से पूर्व ही उन्होंने प्रख्यात शिकागो विश्वविद्यालय की नींव डाली। प्रभावित जनता ने पूरा साथ दिया और वह विशाल संस्था बनकर खड़ी हो गई। अन्य कॉलेज उन्हें अपने यहाँ बुलाना चाहते थे, इसलिए उनमें से 9 के विभागाध्यक्षों ने त्यागपत्र देकर उनके लिए स्थान खाली किया था। पेरिस की रॉयल लाइब्रेरी का सर्वोच्च अधिकारी फ्रैंकोइस ऑगस्टे को जब उस पद पर आसीन किया गया, तब 12 वर्ष का था और कुछ ही वर्ष बाद वयस्क होने से पूर्व उसे संपूर्ण पुस्तकालयों की संचालन समिति का अध्यक्ष बना दिया गया। उसका पुस्तकीय ज्ञान तथा पुस्तकालयों का संचालन संबंधी कौशल असाधारण था।
फ्रांस की ग्रांड असेंबली की संसद सदस्य जीन बैप्टिस्ट टैस्टे को 13 वर्ष की आयु में ही चुन लिया गया था। उसमें उन दिनों बड़े तेजस्वी व्यक्ति ही चुने गए थे। फ्रांसीसी विद्रोह के उपरांत वही उच्चतम प्रशासन संस्था थी। विक्टर डीजवाय जब फ्रांसीसी एकेडमी की सदस्य चुनी गई तब वह 13 वर्ष की थी। उन्हें वाल्टेयर की कृतियां कंठस्थ थीं। यह साहित्य 36 ग्रंथों में है और उसमें 30 लाख शब्द हैं। जर्मनी के एल्डार्फ विश्वविद्यालय का रीडर काउंट वान पैपनेहम नियुक्त हुआ, तब वह 14 वर्ष का था। इसके बाद उसने सेना में प्रवेश किया और जीवन भर हर महत्वपूर्ण लड़ाई में प्रमुख पद संभालता रहा। उसने छोटी बड़ी 101 लड़ाइयों की कमान संभाली और अंततः लड़ते लड़ते ही शहीद हुआ। फ्रांस का काउंट डी टेंडे बहुमुखी प्रतिभा का धनी था। 13 वर्ष की आयु में ही उसने अपने कंधों पर अत्यंत महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व उठाया और हरेक को पूरी तरह निभाकर दिखाया। वह राज्यसभा का सदस्य, शासन के एक विभाग का प्रबंधक, प्रोविंस प्रदेश का राज्यपाल, थल सेना का लेफ्टिनेंट जनरल और जल सेना का सेनाध्यक्ष था। इतनी छोटी उम्र में इतने महत्वपूर्ण पद उसे शासन ने किसी पक्षपात से नहीं वरन उसकी प्रतिभा से कायल होकर सौंपे। संयुक्त राष्ट्र संघ में एक ऐसे भाषा अनुवादक थे जो एक ही समय में 4 भाषाओं का अनुवाद अपने मस्तिष्क में जमा लेते थे और 4 स्टेनोग्राफर बैठाकर उन्हें नोट कराते चले जाते थे। दार्शनिक जेरमी बेंथम जब 4 वर्ष के थे तभी लैटिन और ग्रीक भाषाएं ठीक तरह बोलने लगे थे। जर्मनी के गणितज्ञ जाचारियस ने एक बार 200 अंकों वाली लंबी संख्या का गुणा मन ही मन करके लोगों को अचंभे में डाल दिया था। अमेरिका के एक गैरेज कर्मचारी को सैकड़ों मोटरों के नंबर ज़बानी याद थे और वह उनकी शक्ल देखते ही पुरानी मरम्मत की बात भली प्रकार याद कर लेता था। डॉन फ्रांसिस कोलंबिया विश्वविद्यालय में जब प्राकृतिक इतिहास का प्रोफेसर नियुक्त हुआ तब उसकी आयु मात्र 16 वर्ष की थी। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने एक 4 वर्षीय बालिका बेबेल थाम्पनन के गणित के अध्ययन के लिए अतिरिक्त प्रबंध किया था। यह बालिका इतनी छोटी आयु में ही अंकगणित, त्रिकोणमिति और प्रारंभिक भौतिक शास्त्र में असाधारण गति रखती थी। इस उम्र के बालक को, जिसने प्रारंभिक पढ़ाई क्रमबद्ध रीति से नहीं पढ़ी, उसे आगे कैसे पढ़ाया जाए, इसका निर्धारण करने के लिए शिक्षा शास्त्रियों का एक विशेष पैनल काम कर रहा था। मद्रास संगीत अकादमी न्यास की ओर से रवि किरण नामक 2.5 वर्ष के बालक को उसकी अद्भुत संगीत प्रतिभा के उपलक्ष्य में विशेष छात्रवृत्ति देने की घोषणा की गई। यह बालक न केवल कई वाद्य यंत्रों को ठीक तरह बजाना जानता था, वरन दूसरों के द्वारा गलत बजाए जाने पर उस गलती को भी बताता था। बारमांट निवासी 8 वर्षीय बालक जेरा कोलबर्न ने बिना गणित का क्रमबद्ध अध्ययन किए और बिना कागज कलम की सहायता के दिमागी आधार पर कठिन प्रश्नों के उत्तर देने की जो क्षमता दिखाई, उससे बड़े बड़े गणितज्ञ चकित रह गए। जिन कठिन सवालों को केवल अच्छे गणितज्ञ ही काफी समय लगाकर हल कर सकते थे, उसने उन्हें बिना हिचके आनन फानन में कैसे हल कर दिया, इसे देखकर सब लोग दंग रह जाते थे। आश्चर्य यह था कि पुस्तकीय आधार पर उसे गणित के सामान्य नियम भी ज्ञात न थे। गणित शास्त्री जेडिया बाक्सटन बहुत समय से एक गणित की समस्या में उलझे हुए थे, हल निकल नहीं रहा था। एक दिन उनकी भेंट स्मरण शक्ति के धनी जॉन मार्टिन डेस से हुई। उसने उनका हल मिनटों में बता दिया। गणित संबंधी उलझनों को सुलझाने के लिए डेस अपने समय में दूर दूर तक प्रख्यात था। सर जॉन फील्डिंग इंग्लैंड के जज थे। वे अंधे थे, पर उनके कान इतने सक्षम थे कि अपने जीवन काल में जिन 3000 अपराधियों से उन्हें वास्ता पड़ा था, उन सबकी आवाज वे ठीक तरह पहचान सकते थे और उनका नाम बता सकते थे। मुकदमों के मुद्दतों बाद वे लोग कभी उनसे मिलने आते तो नेत्र न रहने पर भी केवल स्मरण शक्ति के आधार पर उनका नाम और मुकदमों का संदर्भ बता देते थे।
उनकी यह अद्भुत स्मरण शक्ति चिरकाल तक चर्चा का विषय बनी रही। फ्रांसिस्को मैरिया गेरिबाल्डी नामक एक प्रसिद्ध कवि 14वीं शताब्दी के अंत में हुआ है। वह इटली का निवासी था। उसकी विलक्षण प्रतिभा यह थी कि दोनों हाथों से 2 कविताएं एक साथ लिखता जाता था। इनमें एक लैटिन भाषा में होती और दूसरी पुरातन ग्रीक भाषा में। कैंटरबरी के प्रधान पादरी टॉमस फ्रेकर ने 3 महीने में पूरी बाइबिल ज़बानी याद कर डालने का एक अनोखा उदाहरण प्रस्तुत किया। सन 1724 ईस्वी में जन्मा और सन 1812 ईस्वी में मरा स्कॉटलैंड मैकेंटायर उन दिनों अपनी कविताओं के लिए अपने देश में ही नहीं, सारे यूरोप में प्रसिद्ध था। वह न पढ़ना जानता था न लिखना। अपनी सारी प्रतिभा उसने सुन समझकर ही विकसित की थी। लाक्रोज ने अपनी स्मरण शक्ति का एक अनोखा प्रदर्शन करके दर्शकों को चकित कर दिया। उसने अपरिचित 12 भाषाओं की 12 कविताएं सुनी और दूसरे ही क्षण उसने उन्हें ज्यों का त्यों दोहरा दिया। म्यूनिख की राष्ट्रीय लाइब्रेरी के संचालक जोसेफ वर्नहार्ड डंकन अद्भुत प्रतिभा संपन्न थे। उन्होंने 9 भाषाएं सीखी ही नहीं थीं, उनमें पारंगत भी बने थे। इसके अतिरिक्त उनकी इस विशेषता को देखकर दंग रह जाना पड़ता था, जबकि वे 9 भाषाओं के अपने स्टेनोग्राफरों को एक साथ बैठाकर उन सभी को उन्हीं की भाषा में लेख नोट कराते थे। इतना मस्तिष्कीय संतुलन, अथाह ज्ञान और विकसित स्मरण शक्ति का प्रमाण कदाचित ही कहीं कभी देखने को मिलता है। 5 अक्टूबर 1950 ईस्वी को लंदन में एक भारतीय महिला शकुंतला देवी, जिन्हें गणित की जादूगरनी विजार्ड ऑफ मैथमेटिक कहा जाता है, टेलीविजन पर अपना कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही थीं। तभी एक सज्जन ने उन्हें एक गणित का प्रश्न हल करने को कहा। बिना एक क्षण का विलंब किए हुए उन्होंने कहा, यह प्रश्न गलत है। यह प्रश्न ब्रिटेन के बड़े बड़े गणिताचार्यों ने तैयार किया था, इसलिए सब लोग एकदम आश्चर्य में डूब गए कि प्रश्न गलत कैसे हो सकता है। बीबीसी कार्यक्रम के आयोजनकर्ता ने प्रश्न की जांच कराई तो वह विस्मित रह गया कि प्रश्न सचमुच गलत है। उसने भी यह माना, हम जितना समझ पाए हैं, मन की शक्ति और सामर्थ्य उससे बहुत अधिक है। सिडनी, ऑस्ट्रेलिया स्थित न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय में उनकी प्रतिद्वंद्विता 20,000 पाउंड मूल्य के संगणक कंप्यूटर से हुई। यह कंप्यूटर विद्युत चालित था और उसका ऑपरेशन प्रसिद्ध गणितज्ञ श्री आरजी स्मार्ट और वेरी थार्नटन कर रहे थे, किंतु जब भी कोई प्रश्न पूछा जाता था, शकुंतला उसका तुरंत उत्तर दे देती थी, जबकि मशीन के उत्तर की प्रतीक्षा करनी पड़ती थी। शकुंतला के उत्तर 100% सही पाकर वे सब चौंक पड़े। मन की अद्भुत शक्ति के संदर्भ में वैज्ञानिकों ने अनेक तरह के शोध किए हैं और उन्हें मनोविज्ञान अनुसंधान समिति द्वारा दी ह्यूमन पर्सनैलिटी एंड इट्स सर्वाइवल ऑफ बॉडीली डेथ नामक शोध ग्रंथ में विधिवत प्रकाशित भी किया गया है। उपर्युक्त पुस्तक में ऐसे छोटे बच्चों के अनेक उद्धरण भी दिए हैं जो गणित, संगीत, ज्यामिति, चित्रकला आदि में इतने पारंगत थे कि उस विषय के प्राध्यापक भी उतने निष्णात नहीं होते। जगतगुरु शंकराचार्य ने अपनी ऐसी ही विलक्षण प्रतिभा से अपने गुरु को स्तंभित कर दिया था। बिना शिक्षा व्यवस्था के 5-6 वर्ष जितनी छोटी आयु में ही इस प्रकार का असाधारण ज्ञान होना इसी एक आधार पर संभव होता है कि किसी आत्मा को अपने पूर्वजन्म की संचित ज्ञान सामग्री उपलब्ध हो। पूर्वजन्म की सिद्धि आत्मा के स्वतंत्र अस्तित्व का प्रत्यक्ष प्रमाण है। 200 वर्ष पूर्व जर्मनी में हानरिस हानेनकेन नामक बच्चे का जन्म हुआ। बालक 3 वर्ष का था, तभी उसे हजारों लैटिन मुहावरे कंठस्थ थे। जोड़, बाकी, गुणा, भाग वह बड़ी आसानी से कर लेता। इसी आयु में उसने फ्रेंच भाषा और भूगोल पढ़ने की भी इच्छा की। साइबरनेटिम के रचयिता वीनर 5 वर्ष के थे, तभी 18 वर्ष के विद्यार्थियों के साथ विज्ञान में रुचि लेने लगे थे। गेटे 9 वर्ष की आयु में कविताएं लिखने लगे थे।
बायर्न स्कॉट तथा विकासवाद सिद्धांत के जन्मदाता डार्विन भी ऐसी ही विलक्षण क्षमताओं के बच्चे थे। पास्कल की प्रथम विज्ञान रचना 15 वर्ष की आयु में ही प्रकाशित हो गई थी, जिसमें उसने 100 से अधिक प्रमेय सिद्ध किए थे। अमेरिका के भौतिक शास्त्री डॉक्टर स्टीवेंसन ने 600 ऐसी घटनाएं एकत्रित की हैं, जिनमें किन्हीं व्यक्तियों, विशेषकर 14 वर्ष की आयु तक के बालकों द्वारा बताए गए उनके पूर्वजन्मों के अनुभव प्रामाणिक सिद्ध हुए हैं। 170 प्रमाण अकेले भारत के हैं। साधना की सिद्धि का सिद्धांत हर क्षेत्र में काम करता है। श्रम का पुरस्कार मिलने की बात सर्वविदित है। पुरुषार्थ का प्रतिफल प्राप्त होने के सिद्धांत को सुनिश्चित तथ्य मानकर ही संसार के विविध क्रियाकलाप चल रहे हैं। अध्यात्म साधना के संबंध में भी यही बात है। यदि वह तथ्यों पर आधारित हो और विधिवत संपन्न की जाए तो उससे लाभ मिलना भी सुनिश्चित है। मनोमय कोश को जागृत परिष्कृत करने के प्रयत्नों में ध्यान एकाग्रता को प्रमुखता दी गई है, जिससे संकल्प बल प्रचंड हो, लक्ष्य विशेष पर उसका नियोजन हो सके। इस आधार पर मस्तिष्क संस्थान को विकसित करने, व्यक्तित्व में चमत्कारी प्रतिभाओं को जगाने जैसे अनेक लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं। इस पुस्तक के अन्य अध्याय सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। फॉर मोर वीडियोस विजिट आवर चैनल। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।